सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का लास्ट इकाई 14 इकाई, जिसका नाम है हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण और पर्यावरणीय रसायन देख रहे हैं। और इसमें हम इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है पर्यावरण के बारे में थोड़ा चर्चा किए हैं। अभी हम लोग जो है मृदा प्रदूषण से रिलेटेड बात करेंगे। ये 3rd नंबर है हमारा, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन जिसको कहा जाता है। तो मिट्टी का प्रदूषित होना ही क्या कहलाता है, हमारा मृदा प्रदूषण कहलाता है। और मिट्टी जब क्या होता है, मिट्टी जब प्रदूषित होता है तो वो फिर उनकी उत्पादन जो शक्ति है ना, वो क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। और ये जो हमारा स्थिति है वही हमारा मृदा प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि लिखा है कि इसमें कोई परिवर्तन जो उसकी गुणवत्ता या उपयोगिता को कम करे, मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो अपने हिसाब से लिखना आप कि मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण वह प्रदूषण होता है जिससे मिट्टी की जो उत्पादन शक्ति है, उत्पादकता जो है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। गुणवत्ता जो है उसका क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहते हैं। और इस प्रकार की स्थिति जो होता है वो अधिक मात्रा में रासायनिक जो पदार्थ है उनका उपयोग करने से, विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक है उनका उपयोग करने से इस प्रकार की स्थिति क्या होती है, आपकी निर्मित होती है। ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। अब मृदा प्रदूषण के स्रोत लिखेंगे कि मृदा प्रदूषण को जो है कौन कौन से स्रोत हैं जो क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे पहला है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स जिसको बोलते हैं। प्राकृतिक स्रोत में क्या होगा, जैसे ज्वालामुखी जो होता है फटता है, भूस्खलन होता है जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं, वर्षा हो गया, मृदा प्रदूषण के मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं। क्या होता है, आपका ज्वालामुखी फटेगा तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाता है, आपका फिर जो है जो उपजाऊ मिट्टी रहता है वो कहीं और चला जाता है। तो वो जगह क्या हो जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है वो आपका जो उनका गुणवत्ता है उनमें बदल जाता है। भूस्खलन होता है जब मिट्टी क्या भूमि में जब भूकंप आता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जहाँ कुछ मिट्टी अंदर कुछ बाहर हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपका जो मृदा प्रदूषण या मृदा गुणवत्ता में कमी आता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा क्या करता है, ज़्यादा तेज़ बहाव अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो फिर वो जो मिट्टी होता है उसको काट के क्या करता है, हमारा जो उपजाऊ मिट्टी होता है उसको अपने साथ काट के क्या करता है, एक जगह से दूसरे ले जाता है, जगह ले जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो मृदा का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुत बड़ी मात्रा में राख, ज्वाला और गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। और लावा धरती के जिस भाग पर बहती है वो हर दृष्टिकोण से अयोग्य बन जाती है। मतलब ये बोल रहा है कि जब वो आता है, ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से जो भी ज्वाला निकलता है, वहाँ से जो भी लिक्विड निकलता है वो जहाँ जहाँ जाता है वो जगह क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। मतलब वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी वनस्पति नहीं उग पाता है, ये बोल सकते हैं। राख भूमि पर गिर करके उसको क्या करता है, प्रदूषित करता है। गैसीय पदार्थ वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुँच जाता है, उनको प्रदूषित करता है। और भूकंप से पूरा पृथ्वी में उथल पुथल हो जाता है तो ये भी भूमि को क्या कर देता है, अयोग्य बना देता है। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए, हमारे प्राकृतिक कारक हो गए। मानवीय गतिविधियाँ भी क्या करता है, जो मिट्टी होता है उनको क्या करता है, आपका जो है प्रदूषित करता है। तो ये लिखना पड़ेगा, प्राकृतिक गतिविधियाँ जो होता है उनके वजह से भी हमारा क्या होता है, मिट्टी क्या होता है, प्रदूषित होता है। और हमारा मानवीय जो गतिविधियाँ होता है उनके वजह से भी क्या होता है, मिट्टी जो है प्रदूषित होता है। जिसमें पहला ही हमारा दिया है घरेलू अपशिष्ट, रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट है ना, भोजन है, लकड़ी है, कांच है, प्लास्टिक है, टुकड़ा है, मिट्टी के बर्तन हैं, जो भी है जो आपके घर से निकलता है, पॉलीथीन की पल्लियाँ, चूल्हे की राख, कागज़, ये सब क्या होते हैं, हानिकारक विषैले गैस है ना, ये सब विषाणु, हाइड्रोकार्बन, एक रोगजनक बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। आपके घर से जो भी निकलने वाले जो क्या होता है मटेरियल्स रहता है, जो आपके लिए क्या होता है, हमारा हानिकारक होता है, जब उनको कहीं बाहर फेंक दिया जाता है तो वहाँ पर भी क्या करता है, वो विघटित होकर के क्या करता है, हानिकारक प्रभाव किस पर डालता है, मिट्टी पर डालता है। वहाँ से कुछ गैस निकलता है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया उत्पन्न होता है जो कहीं न कहीं मिट्टी के जो उत्पादन शक्ति है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरीक़ा से पहला जो घरेलू अपशिष्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा नगर पालिका जो होता है ना, जो सिटी होता है वहाँ से निकलने वाले जो हमारे गांव से, घरों से निकलने वाले जो कचरे हैं वो भी कहीं न कहीं क्या करता है, हमारा मिट्टी की जो उत्पादन शक्ति है उसको कम करता है। सड़े गड़े फल सब्जी, उद्योगों के कूड़ा करकट, बाग बगीचा का कचरा, वधशाला, हड्डी वड्डी, ये सब हमारा
नगर पालिका के अपशिष्ट पदार्थ के रूप निकलता है, जिनको कहीं जा कर के क्या कर दिया जाता है, फेंक कर दिया जाता है। तो वो क्या करता है आपका, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, जो मृदा है उनको क्या करता है, प्रदूषित करता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ की बात करें, कपड़े, रेशा, कच्चा माल, कार्बनिक रसायन, ये सब कहाँ होते हैं, हमारे बड़े बड़े उद्योगों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो फिर जो मिट्टी है, मृदा है, उसको क्या करता है, प्रदूषित करता है। कृषि प्रदूषक, जैसे किसान लोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, ये सब का भी उपयोग करते हैं और इन उपयोग से क्या होता है, मृदा क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो इस तरीक़ा से आप जो है जो मानवीय प्रकृति है उनके द्वारा भी मृदा किस प्रकार से प्रदूषित होता है आप बता सकते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ है, प्रयोगशाला, अस्पताल, नाभिकीय विखंडन, यहाँ से कुछ हमारे पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है, जो कहीं न कहीं मिट्टी में मिल करके क्या करता है, उस पर हानिकारक प्रभाव क्या करता है, आपका डालता है। तो इस तरीक़ा से कुछ कारक हैं, दो प्रकार के कारक, एक मानवीय कारक और एक क्या होता है हमारा एक बोल सकते हैं प्राकृतिक कारक। ये दोनों कारक क्या करता है आपका जो है जो पर्यावरण में जो मिट्टी होता है उसको क्या करता है, प्रदूषित करता है या उसको प्रदूषित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ जल प्रदूषक का स्रोत दिया गया है, ये आप जानते हैं, ये हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे हमारा दिया है नगर पालिका अपशिष्ट हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ अभी जस्ट हम लोग देखें, रिपीट हो गया है हमारा, ठीक। पीड़कनाशी भी देख लिए, ये सब चीज़ होते हैं जो हमारे मिट्टी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ हमारे जीव हैं, विष, टॉक्सिन, भोजन द्वारा श्रृंखला निम्न पोषी स्तर दिया गया है। यहाँ पर प्रत्येक पोषी स्तर पर प्रदूषक 10 गुना सांद्रित हो जाता है, यहाँ पर दिया गया है। मानव सर्वाधिक, बड़ी मछली अधिक, छोटी मछली, मछली पिछली, और ये हमारा आणविक स्तर पर इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक। शाकनाशी क्या होता है भाई, शाकनाशी क्या होता है, शाकनाशी मतलब जो हम क्या करते हैं खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियों को क्या करने के लिए बोल सकते हैं, उनको हानिकारक प्रभाव से डालने के लिए हम लोग, बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस कीटनाशक का उपयोग करते हैं वो शाकनाशी होता है। जैसे दिया है आजकल विभिन्न प्रकार के शाकनाशी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम आर्सेनेट Na2 है ना, AS3O3। लेकिन अधिकांश शाकनाशी स्तनधारियों के लिए विषैले होते हैं, परंतु कार्बोक्लोराइड के समस्थायी नहीं होते हैं, कुछ ही महीनों में अपघटित हो जाते हैं और कार्बोक्लोराइड की भांति भी पोषी स्तर पर सांद्रित होते हैं। मानव में जन्मजात कमियों का कारण कुछ शाकनाशी है और यह देखा गया है कि मक्का के खेत में जिनमें शाकनाशी का छिड़काव किया गया है, कीटों के आक्रमण तथा पादप रोगों के प्रति उन खेतों की तुलना में अधिक सुग्राही हो जाते हैं, जिनकी निराई हाथों से की जाती है। तो आप बोल सकते हैं शाकनाशी क्या होता है। तो शाकनाशी जनरली हम लोग खेतों में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फसल उगाते हैं उस फसल को उगाने के लिए या बाद में उसमें जो कीड़ा उड़ा न लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही आप शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट जो होता है या सोडियम क्लोराइड जो होता है वो शाकनाशी होता है। और ये शाकनाशी है ना, कहीं न कहीं क्या करता है, जो है हमारे आसपास के वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मनुष्यों में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है, जिसमें कई प्रकार के लक्षण क्या होता है, आपको दिखाई देता है। पीड़कनाशी, शाकनाशी रासायनिक प्रदूषकों का एक छोटा सा भाग है और वास्तव में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के औद्योगिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के निरंतर प्रयोग में लाए जाने वाले अनेक यौगिक अंततः किसी न किसी रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं और क्या करते हैं, वायुमंडल में प्रदूषण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आगे है मृदा प्रदूषण का प्रभाव। तो भाई शाकनाशी, मृदा अनुकूल आदि में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थ मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और दुनिया भर के हम लोग चीज़ जो खेतों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सब क्या करते हैं, आपको मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो उतना नहीं करना है आपको, मेन पॉइंट को ज़्यादातर लिखना है। मृदा प्रदूषण का आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ईजी है भाई। उर्वरकों का अनियंत्रित प्रयोग न करके प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, इनका आपका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि रासायनिक जो खाद होता है बेशक आपको फसल ज़्यादा देता है, लेकिन कहीं न कहीं वो मिट्टी की क्या कर रहा है, जो उत्पादन शक्ति है उसको धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, कम करते जा रहा है। तो हो सके तो किसान को हमको क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जैसे गोबर खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ये सब का हमको उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि मिट्टी की उत्पादन शक्ति क्या रहे, बरकरार रहे।
दूसरा, कूड़ा करकट मृदा पर न डालकर उसे गहरे गड्ढे में खोदकर उसके प्रारंभिक उपचार किया जाए तथा यथासंभव उसे जैव खाद में परिवर्तित किया जाए। आप जो खेत में या इधर उधर अपने घर से निकलने वाले जो कूड़ा करकट होता है उसको आप फेंक देते हैं, तो उनको फेंकने के बजाय एक गड्ढा में क्या करें, आप उसको कलेक्ट करके रख दें, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा और उससे आपको जो है क्या हो जाता है, कंपोस्ट खाद क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है या जैव खाद प्राप्त हो जाता है। रंजक उद्योग, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग या जितने भी फैक्ट्री हैं वहाँ से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उपचार करने के बाद ही उनको क्या किया जाए, जो है प्रवाहित किया जाए। मृदा की उर्वरता बनी रहे अतः फसलों का चक्रीकरण किया जाना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बनी रहे इसलिए फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। जैसे धान है तो गेहूँ, चना, इस प्रकार से फसलों को बदल बदल कर बोने से क्या होता है, हमारा फसल का चक्रीकरण बना रहता है और उसके उत्पादन शक्ति भी क्या होता है, बना रहता है। भूमि के कटाव को रोके जाने के लिए किनारे, पथ, तट बंद बनाया जाए। जो भूमि होता है उसका जो कटाव होता है, क्षरण होता है, उसको रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय तट बंद बनाया जाए। वनों को नष्ट होने से रोका जाए, क्योंकि भाई जितना वन नष्ट होगा, जो पौधे नष्ट होंगे तो मिट्टी को जकड़े रहने की जो क्षमता है जो पौधों में पाया जाता है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे मिट्टी फिर क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। तो हो सके तो आपको अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से ही मिट्टी क्या होता है, एक जगह स्थिर रह सकता है, नहीं तो फिर उखड़ के वो कहीं दूसरी जगह जाता है। तो अधिक से अधिक क्या लगाएं, पेड़ लगाएं। मिश्रित खेती द्वारा भी मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। मतलब एक साथ कई फसल को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ उगा सकते हैं। आज भी हम गांव में देखते हैं कि एक साथ जैसे लाल भाजी बोल सकते हैं, मूली है या और कई धनिया है ना, ऐसे बहुत सारे पदार्थों को एक साथ हम क्या करते हैं, एक साथ मिला करके क्या करते हैं हम लोग जो है उसका जो है उत्पादन करते हैं। तो इससे भी जो क्या होता है, हमारा जो मृदा का उर्वरता है वो क्या होता है, बनी रहता है। सीमित क्षेत्र में खनन कार्य किया जाए। खुदाई जो होता है उसको कुछ छोटे क्षेत्र पर ही किया जाए, ज़्यादा में फिर मिट्टी में क्या होता है, क्षरण होता है, उत्पादन शक्ति कम होता है। धातु कर्म से प्राप्त पदार्थों को ही कुछ सीमा तक उनको क्या किया जाए, एक निश्चित जगह पर फेंका जाए या डाला जाए। तो ये कुछ कारण हैं या कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो मृदा प्रदूषण है उनको रोक सकते हैं। आगे है वायुमंडल में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। ये इनको हमको थोड़ा सा बढ़िया से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो वायुमंडल में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, तो जो भी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का जो विशाल घेरा रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु के जो गैसों के जो विशाल घेरे होते हैं या विशाल जो आवरण होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। कई बच्चे नहीं जान पाते हैं कि भाई वायुमंडल क्या होता है, तो आप बोल देना कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विशाल जो आवरण हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में चूँकि बहुत सारे गैसों का क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है, तो बहुत सारे गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, वायु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वायु कहते हैं। तो वायुमंडल भी बता सकते हैं, वायु भी बता सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के विशाल घेरे को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कई गैस क्या होता है, एक साथ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो कई गैसों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, वायु कहते हैं। और आपको पता है कि अगर हम देखें वायु में कई गैस, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस होता है वो नाइट्रोजन को होता है। ये 78.9% क्या होता है, ये 100% में से इतना परसेंट तो क्या पाया जाता है, हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 21% हम बात करें ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्गन का मान बहुत कम है, 0.934% है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा 0.034% होता है। बाकी बच गया थोड़ा बहुत, उसमें आयतन के अनुसार 0.1% से 5% तक जल वाष्प क्या होता है, उपस्थित होता है ना। 0.1 से 0.5% तक जल वाष्प उपस्थित रहता है। तो ये हम लोग जानते हैं, पहले से हमको पता है। उसके अलावा और भी गैस रहता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, ओजोन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी वायुमंडल में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो दो चीज़ हमको यहाँ से सीखें, वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितने कितने मात्रा में पाया जाता है। अब वायुमंडल को जो है 4 परतों में बांटते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का विशाल घेरा है जिसको वायुमंडल कहते हैं, उस वायुमंडल को 4 भागों में बांट के हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर
और एक होता है हमारा चर्मोस्फीयर। तो 4 भागों में इसको क्या करते हैं हम लोग बांटते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, मध्य मंडल, इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। तो पहले हम किसके पास चलते हैं, हम लोग जो है ट्रोपोमंडल के पास चलते हैं। ये दिया है हमारा कि हमारा जो क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल होता है उसको 4 भागों में इस प्रकार से क्या किया गया है, बांटा गया है। देखो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, ट्रोपोस्फीयर। सबसे हमारा पृथ्वी का नज़दीक वाला क्या होता है, हमारा वायुमंडल होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा मेसोस्फीयर होता है। तो मुख्यतः 3 हैं। तो ये जो है 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला जो क्या होता है, हमारा जो बोलते हैं जो परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो सेवाएं हैं उत्पन्न होता है। जैसे इसी में देख रहे हो आप, एरोप्लेन जो सेवा है वो यहीं पर होता है। हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो यहीं पर होता है। खेती किसानी जो भी होता है वो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, आपका पाया जाता है। फिर हमारा देखो स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है, ठीक। फिर आगे हम लोग जो है 1 बाय 1 करके देखेंगे। ट्रोपोस्फीयर क्या होते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, ओजोन जो परत होता है उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। जो सूर्य से आने वाले जो भी क्या होता है, हमारा जो अल्ट्रावायलेट जो विजुअल सनलाइट होता है उनको क्या करता है, ओजोन जो लेयर होता है वो क्या करता है, आपका पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनके पास आने से क्या करता है, रोकता है। और रोक करके फिर क्या करता है आपका, तो उससे हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल हम बोल सकते हैं। क्या होता है हमारा ये क्षोभ मंडल, ये कहा जा सकता है। क्षोभ क्या होता है, हमारा मंडल होता है। ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। ये हमारा जैसे पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी के सबसे निचला स्तर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो उसका सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, हमारा ट्रोपोस्फीयर, जिसको जस्ट अभी हम लोग क्या किए हैं, देखे हैं। देखो ये हम जहाँ पर रहते हैं उसका सबसे निचला स्तर कौन होता है, हमारा ट्रोपोस्फीयर होता है। तो यही ये दिया गया है कि क्षोभ मंडल ये वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र होता है, जिसमें मनुष्य या अन्य प्राणी जो जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं। और ये पृथ्वी से जो है 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, हमारा पाया जाता है। ये जैसे दिया है हमारा 8 से कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ये हमारा 8 किलोमीटर की ऊंचाई या 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, ये जो हमारा परत है वायुमंडल का वो पाया जाता है। इसे क्षोभ मंडल है ना के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल धूल कणों से युक्त क्षेत्र होता है, जिसमें वायु अधिक जल वाष्प, बादल, ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं, हमारे ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं भाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है ट्रोपोस्फीयर क्या है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ये 3 होता है। सबसे पृथ्वी का नज़दीक का जो हमारा क्या होता है, जो परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से क्या करते हैं, हम इसको जानते हैं, क्षोभ मंडल कहा जाता है। और इस क्षोभ मंडल में आपका जो है बहुत सारे जो है हम लोग बात करें, जैसे वायु हो गया है ना, अधिक मात्रा में जल वाष्प हो गया, बादल भी क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। इसी में अन्य प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य सब रहते हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में तीव्र प्रवाह बादल का निर्माण होता है, वायु में तीव्र गति होता है, ठीक। वायु मंडल की कुल मात्रा लगभग 80% कहाँ पर पाया जाता है, हमारा ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, पाया जाता है। और फिर भाग लगभग संपूर्ण जल वाष्प भाग इसी जो है आंतरिक स्तर पर पाया जाता है। मुख्य गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ उत्कृष्ट गैस क्या होता है, पाया जाता है। इस भाग का तापमान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है, क्योंकि सबसे नीचा भाग है, मतलब इसका तापमान सबसे क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम जाते हैं जैसे जैसे क्या होते जाते हैं हम लोग जो है ऊपर की ओर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं, तापमान क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो सबसे निचला स्तर है, मतलब तापमान सबसे कम होता है, तथा अधिकतम ऊंचाई पर जाकर तापमान लगभग जो है 56 डिग्री -56 डिग्री दिया है, पाया जाता है। यद्यपि कुछ अवसरों पर पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई का तापमान घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ता है। इस स्थिति को तापमान व्युत्पन्न बोलते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की ऊंचाई क्या होते जाता है, आपको बढ़ते जाता है, तापमान भी बढ़ते जाता है। इस स्थिति को तापमान व्युत्पन्न बोलते हैं। और यह स्थिति ठंडी वायु के भाग को गर्म वायु द्वारा हटाने के कारण उत्पन्न होती है। ठंडी वायु को गर्म वायु द्वारा हटाने के कारण उत्पन्न होती है।
इस भाग में वर्षा, आंधी, जल वाष्प, मौसम परिवर्तन, गर्मी, ठंडी फंडी जो भी होता है वो सब क्या होता है इसी में क्या होता है पाया जाता है। गर्मी, ठंडी, ये सब जितना भी चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है वो ट्रोपोस्फीयर में मिलता है। तो आप बोल सकते हैं भाई ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, पृथ्वी के सबसे क्या होता है निचला स्तर होता है, जो कि लगभग जो है पृथ्वी से 8 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। यहीं पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मनुष्य क्या करते हैं निवास करते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। जल वाष्प यहीं पर मिलता है आपका, बादल यहीं पर बनते हैं, तीव्र गति थे, हवा जाना, बादल बनना यहीं पर होता है। मुख्यतः यहाँ पर गैसों में बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। ठंडी, गर्मी, ये सब मौसम में जो परिवर्तन होता है वो सब कौन से मंडल में होता है, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं, जीवाश्म ईंधन, ऑक्सीजन, ये सब मिल करके हमारा क्या होता है ये सब का क्या करता है निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा ट्रोपोस्फीयर से रिलेटेड क्या हो गया हमारा बात हो गया, क्षोभ मंडल से रिलेटेड बात हो गया। ये हमारा दिया है कोल्ड एयर, दिया है हमारा क्या दिया हमारा कोल्ड एयर, ठीक है, हवा। ये हमारा क्या होता है क्षोभ मंडल सामान्यतः तापमान स्थिति में हमारा दिया गया है। ठीक, ये आगे हमको देखना है कौन सा स्ट्रेटोस्फीयर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समताप मंडल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समताप क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, ये 12 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मतलब क्योंकि 8 से 12 तो क्या होता था हमारा ट्रोपोस्फीयर, तो आगे 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। और 40 किलोमीटर की मोटाई की परत वाला ये स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन होता है, उसके अलावा उत्तेजित अवस्था में अणु जो है, उत्तेजित अवस्था में परमाणु जो है ऑक्सीजन आयनित होकर के ओजोन है ना का अस्तित्व भी किसमें पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है या देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। उत्तेजित ऑक्सीजन, O2 दृश्य क्षेत्र, ये सब चीज़ हमारा तरंगदैर्ध्य किरण होता है। मतलब समताप जो क्या होता है हमारा मंडल होता है, उसमें ओजोन क्या होता है पाया जाता है। और ये जो ओजोन होता है वो सूर्य से आने वाला जो भी हमारा क्या होता है हानिकारक जो क्या होता है विकिरण होता है उनको हमारे शरीर पर क्या करता है रक्षा करता है। यही इसमें खास है, इसमें और कुछ नहीं है। आगे है मीजोस्फीयर, और ये पृथ्वी से 50 से 90 किलोमीटर की दूरी पर क्या होता है पाया जाता है। और ये आयनोस्फीयर भी नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। और इस क्षेत्र में सभी जो है आयनिक अवस्था में पाया जाता है जो भी पदार्थ होता है। तापमंडल और थर्मोस्फीयर, पृथ्वी की सतह से आगे 90 किलोमीटर से ऊपर हमारा क्या कहलाता है थर्मोस्फीयर कहलाता है। और 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल लगभग नगण्य हो जाता है। 500 किलोमीटर से ऊपर फिर जाएंगे तो वायु आपको नहीं दिखेगा। और ये आयनोस्फीयर का एक हिस्सा है। यहाँ पर सभी गैस आयनित अवस्था में क्या होता है पाया जाता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन या जो भी है। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में हम क्या करते हैं बांट के पढ़ते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा होता है ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और थोड़ा बहुत ओजोन के हिसाब से देखें तो समताप मंडल को भी लिख सकते हैं। आगे हमारा क्या दिया है हमारा धूम, कोहरा, या इसी को हम क्या बोलते हैं स्माग बोलते हैं। तो धूम, कोहरा या स्माग क्या होता है एक कोलाइडी तंत्र है जिसका निर्माण वायुमंडल में कोहरा अर्थात फॉग तथा धूम अर्थात स्मोक से मिलकर होता है। ये हमारा जो धूम कोहरा होता है वो वायुमंडल में किससे बनते हैं हमारे कोहरा, और हमारा जो धूम होता है जिसको स्मोक बोलते हैं, इन दोनों से मिलकर क्या होता है ये कोलाइडी तंत्र बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं धूम कोहरा बोलते हैं। और वायुमंडल में निलंबित जो कण पर संघनित जल की बूंदे के कारण उत्पन्न धुंधलापन है ना कोहरा कहलाता है। आप देखे होंगे कि जो ठंडी दिन होता है उस ठंडी दिनों में क्या होता है जो वायु होता है उस वायु के साथ जल क्या हो जाता है आपको संघनित हो जाता है और हमको धुंधलापन दिखाई देता है। ये क्या होता है हमारा फोग कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कोहरा कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें धूम का, तो उद्योगों से वाहनों से निकलने वाले या घरों से निकलने वाले जो धुआं होता है वो क्या होता है स्मोक कहलाता है। और धुआं मिला कोहरा को ही हम क्या बोलते हैं धूम्र कोहरा या स्मॉग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस कोहरा क्या होता है तो हम बोल सकते हैं वायु के साथ जल जब संघनित अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। किसके साथ? वायुमंडल में जो वायु होता है उस वायु के कणों के साथ अगर जल क्या होता है हमारा संघनित अवस्था में पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कोहरा बोलते हैं। मतलब वायु के साथ अगर जल वाष्प मिल जाए, पानी मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कोहरा।
और जो गाड़ी है, घर से निकलने वाला जो गैस धुआं है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा स्मोक कहलाता है। और जब दोनों आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, धुआं और जो कोहरा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉग कहते हैं। और ये एक वायुमंडल में एक प्रदूषक का क्या करता है, कार्य करता है। और ये किससे बना है स्मोक, एक हमारा फॉग से और एक स्मोक से। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्मोक और फॉग से मिलकर क्या होता है, हमारा स्मॉग क्या हुआ है, बना हुआ है। और ये एक प्रकार का क्या है, वायु प्रदूषक होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, चिरसम्मत स्मॉग। तो चिरसम्मत क्या होता है, तो सन 1952 में लंदन में सर्वप्रथम चिरसम्मत जो स्मॉग था वो देखा गया था। इस स्मॉग के दुष्प्रभाव से 4000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, इसलिए इसे लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। इस स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ये अपचायक प्रकृति का होता है, अर्थात ठंडी जलवायु में सल्फर डाइऑक्साइड के वाष्प के संघनन के कारण होता है। और उत्तरी भारत में नवंबर और दिसंबर महीने में इस धूम कोहरा का प्रभाव देखने को मिलता है। और यह चावल की फसल काटते समय वातावरण में फैलने वाले भूसों के कणों पर कार्बन धूम्र के कणों के जमने के कारण होता है। तो ये जो हमारा चिरसम्मत जो स्मॉग होता है, ये 1952 में देखा गया था, जिससे काफ़ी आदमी मारे गए थे, लगभग 4000 से ऊपर मारे गए थे। और इसमें मुख्यतः कौन सा गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, ये जो है गैस होता है। और भारत में अगर हम देखा जाए तो ये उत्तरी भारत में नवंबर दिसंबर में इस धूम कोहरा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस समय जो भी चावल की जो फसल होता है उसको काटते समय वातावरण में फैले बनने वाली जो भूसी होता है के कणों पर कार्बन या धूम्र के कण जमने के कारण इस प्रकार का स्मॉग बनता है। और भूसी के इन कणों को नष्ट करने के लिए प्रायः किसान जला देते हैं। और रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण होता है, इसे अपचायक धूम्र कोहरा भी कहते हैं। एक होता है प्रकाश रासायनिक स्मॉग, है ना, इसमें ऑक्सीकारक की सांद्रता अधिक होते हैं, इसलिए इसे ऑक्सीकारक स्मॉग भी कहा जाता है। इस स्मॉग का निर्माण मुख्यतः वाहनों और उद्योगों आदि से उत्सर्जित होने वाले धुएं, सूर्य के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। इसमें इस स्मॉग में मुख्यतः नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड, ओजोन, पराक्सी एसिल नाइट्रेट, पीएन बोलते हैं, पराक्सी एसिल नाइट्रेट आदि खतरनाक पदार्थ होता है। इससे नेत्रों में तीव्र जलन होती है और फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले अमेरिका में इसको लार एजेंसल में ये धूम कोहरा देखा गया था। तो ये दो प्रकार का क्या होता है, हमारा धूम कोहरा होता है, जैसा कि यहाँ पर क्या किया गया है, इसको बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारा गाड़ी से निकलने वाला क्या है, हमारा ये धुआं है, ये गैस होता है हमारा। फिर ये हमारा क्या है, ओजोन है, सनलाइट है, तो ये हमारा गैस हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। यहाँ से आपका क्या होता है, ये सब मिल करके इस प्रकार की स्पार्क का क्या करता है, निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक स्पार्क का निर्माण जब जीवाश्म ईंधन को दहन होता है, जीवाश्म ईंधन मतलब जीव जो अवशेष हैं, जब वो जलाया जाता है तब पृथ्वी के वातावरण में कई प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। इनमें से हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रिक अम्ल प्रमुख हैं। और इन प्रदूषकों का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो सूर्य प्रकाश से इसकी क्रिया के कारण श्रृंखला अभिक्रिया होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कई प्रकार की इस प्रकार से क्या करता है, हमारा प्रकाश रासायनिक स्पार्क का निर्माण करता है। जैसे सूर्योदय के पूर्व प्रातः काल में वाहनों में ईंधन के दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, ये सब उत्सर्जन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है और ये पीले भूरे रंग का क्या होता है, गैस होता है। तो इसको आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको क्या करना है, इसको करना है, तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है बाकी के टॉपिक क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं।